अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 7 और 8 पढ़ेंगे। लेक्चर 7, वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वर्क होता क्या है, फिर हम आगे एनर्जी पे जाएंगे। वर्क, बेशक हम इसको अगर इंग्लिश वाले वर्क की बात करें तो उसका मतलब ये होता है कि काम। लेकिन फिजिक्स में हर काम को हम वर्क नहीं कह सकते। जैसे कि वो काम जिसमें आप अपनी डायरेक्शन ही चेंज नहीं कर रहे, एक जगह पे टिक के खड़े हैं, वो काम कौन नहीं होगा। कोई बंदा अगर कोई चीज वजनी उठा के चाहे 10 घंटे 12 घंटे कोई बोरी कोई चीज उठा के खड़ा हुआ है, वो चल फिर नहीं रहा, तो आप वैसे तो कहेंगे कि वो काम कर रहा है, उसने उतना वजन उठाया हुआ है, लेकिन फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में हम कहेंगे कि कोई वर्क डन नहीं हुआ। वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट भी हो, फोर्स भी लग रही हो, फिर हम कहते हैं वर्क डन हो। खाली फोर्स को हम वर्क डन नहीं कहेंगे। डेफिनेशन ऑफ वर्क: फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। यहाँ बुक में आपकी हैंड आउट में गलती है। एक जगह फोर्स आना है, या आप दोनों जगह डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, या आप इसको ये कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ, तो जस्ट डिस्प्लेसमेंट के बाद लाइन एंड हो जाएगी, दो दफा गलती से लिखा हुआ। दिस मीन्स दैट इफ द फोर्स acts at an angle theta with respect to the direction of motion, then W is equal to F dot D is equal to F D cos theta। यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है। वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। वर्क हैज डायमेंशन। अब आप इधर से ही देख लें, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इसका यूनिट होता है मीटर, न्यूटन मीटर यानी जॉउल, इसका यूनिट जॉउल होगा। और न्यूटन मीटर, न्यूटन को हम कहेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर होगा ना। किलोग्राम का एम, मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर के लिए T-2। और डायमेंशंस को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, तो यहाँ पे इसके राउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स भी आएंगे। Suppose you lift a mass of 20 kg through a distance of 2 meters, then the work you have done is। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी हुई है, एग्जाम्पल दी हुई है इधर। तो हमने जो मैस है वो 20 kg है। यहाँ पे वेट जो है, ये जो फोर्स है वो वेट फोर्स है, और इसको mg से निकाला है, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर को ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये इसका 392 जूल आंसर आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डायरेक्टेड opposite to the force you exert, and the work done by gravity is minus 392 joules। अब नेक्स्ट ये देखें कि ये एक ग्राफ है। फोर्स जो है वो वेरिएबल फोर्स यहाँ पे लग रही है, चेंज हो रही है। पहले देखिए कम है, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो गई। तो हमने वर्क डन जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये जो ब्लॉक्स आपको पीछे नजर आ रहे हैं, ये हमने इस लाइन की फोर्स को डिवाइड करके बनाए हुए हैं। यानी ये फोर्स थी, हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। What if the force varies with distance? Say a spring pulls harder, it becomes longer. In that case, we should break up the distance over the force acts into small pieces so that the force is approximately constant over each bit। यानी इतने इतने पोर्शन में तकरीबन फोर्स की वैल्यू सेम है। As we make pieces smaller and smaller, we will approach the exact result। Now add up all the little pieces of the work। यानी पहले आप छोटे छोटे पीसेस का वर्क डन निकालेंगे, और बाद में हम उन सारे वर्क डन का सम करके टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने एन नंबर ऑफ इसके पीसेस कर दिए हैं, तो हम इसके एन नंबर ऑफ वर्क डन निकालेंगे और उनको प्लस कर देंगे। जैसे W इज इक्वल टू डेल्टा W1। ये जो डेल है या डेल्टा है, ये चेंज को शो करता है, यानी
बहुत छोटे लेवल पे हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। प्लस डेल्टा डब्ल्यू टू अप टू सोन प्लस डेल्टा डब्ल्यू एन। तो ये डब्ल्यू वर्क डन को शो कर रहा है ना, तो हम इसको एफ डेल्टा एक्स इस तरह। तो ये डेल्टा एक्स तो डिस्टेंस तो नहीं ना, वो तो एक ही चीज थी, तो ये हम स्मॉलर ले रहे हैं ना, इसलिए हम इसको ऐसे लिख देंगे। और फोर्स को हमने ब्रेक किया है, इसलिए F1 F2 F3 इसके साथ साथ। To get the exact result, let delta x approaches to zero, यानी हमने बहुत छोटा ले रहे हैं। And the number of intervals and approaches to infinity, यानी बहुत ज्यादा हमने उसकी ब्रेकिंग की हुई है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। W इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो समेशन n1 टू इंफिनिटी F1 डेल्टा एक्स। Definition: W is equal to limit delta x approaches to zero summation n from n1 is 1 to infinity F1 delta x is equal to, ये इंटेग्रल लेंगे हम इसकी, ये 1 से इंफिनिटी जगह हम इसको x आई और एक्सेप्ट करेंगे। f of x dx is called integral of f with respect to x from xi to xf. This quantity is the work done by a force, constant और नॉन कांस्टेंट, यानी ये दोनों भी एप्लीकेबल है। So if the force is known as a function of position, we can always find the work done by calculating the definite integral. Just to check what our result looks for a constant for, let us calculate W is F is equal to B। यानी हमने कोई ये इसको ब्रेक किया 1 2 3 4, और ये हमने इसको B ले लिया कोई। तो हमने इसके 4 हिस्से किए हैं, तो 1/4 सबके साथ आ जाएगा। और ये ए बी, तो ये 4 टाइम्स जब सेम क्वांटिटी ऐड होगी तो ए बी आ जाएगा। नाउ फॉर अ लेस ट्रिवियल केस, सपोज दैट एफ इज इक्वल टू 3x, दैट इज द 4 इंक्रीजेस लीनियरली विथ x। यहाँ कांस्टेंट, यहाँ इंक्रीमेंट आ रहा है। तो यहाँ जो है हमारा ये ग्राफ जो है, ये जो इसकी ट्राइंगुलर रीजन है, एक शेडेड एरिया, वो हमारे पास वर्क डन होगा। और ये ग्राफ का वो फार्मूला होता है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं एरिया। यानी आप इसको ये कह लें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमने कैलकुलेट करें, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला जिसने यहाँ पे लगाया, और ये आंसर आया। अब आ जाएगी बात एनर्जी। एनर्जी होती है वो कैपेसिटी जिससे हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, चाहे हम हैं या कोई मशीनरी है, तो वो उसकी एनर्जी होगी कि वो कितना काम कर सकते हैं। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ फिजिकल सिस्टम टू डू वर्क। इट कम्स इन मैनी फॉर्म्स: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर एटसेट्रा। इट कैन बी स्टोर्ड, जैसे यूपीएस वगैरह में स्टोर होती है एनर्जी। यूपीएस की बैटरीज होती हैं, मोबाइल की बैटरी होती है, और भी डिफरेंट जितनी भी बैटरीज या सेल्स होते हैं उसमें हम एनर्जी स्टोर करते हैं। तो एनर्जी स्टोर भी हो सकती है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म। ये अपनी पोजीशन टू पोजीशन भी एनर्जी चेंज हो रही होती है। इट कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी हमेशा अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, क्रिएट नहीं की जा सकती, डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। Accepting the fact that energy is conserved, let us derive an expression for kinetic energy of a body. Kinetic energy वो एनर्जी होती है बॉडी की जब बॉडी मोशन में हो। Suppose a constant force accelerate a mass m for from speed 0 to the speed v over a distance d. What is the work done by the force? Obviously, the answer is W is equal to md। फोर्स की जगह हम यहाँ पे लेंगे एम ए। डी हमें पता है, वी स्केयर इज इक्वल टू 2 a d या 2 as, क्योंकि यहाँ पे वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर इज इक्वल टू 2 as है ना। जीरो स्पीड से ना, तो वी आई जीरो हो गया, तो इधर से इसलिए वी स्केयर इज इक्वल टू 2 a d लिख दिया। यहाँ से डी की वैल्यू इधर निकाल के पुट करेंगे इस, इधर डी की, तो यहाँ वी स्केयर ओवर 2a आ जाएगा। एम ए वाला ए और ये वाला ए एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हाफ एम बी स्केयर
ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है जो इस तरह से डिराइव हो. So we conclude that the work done by the force has gone into creating kinetic energy. यानी जो हमने वर्क डन लगाया बॉडी पे, वो उसने उसको मोशन में लाया, तो वो अब बॉडी की एनर्जी जो में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. And that amount of kinetic energy possessed by a body moving with speed v is half mv square. The work done by a force is just the force multiplied by distance. It does not depend upon time. यानी वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता. अगर हम कहते हैं ना कि ये काम, एनर्जी जो है वो आपके पास जिस कैपेसिटी टू डू वर्क है. अगर अब कोई कहे ना कि कैपेसिटी टू डू वर्क इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि कोई इंसान ये काम 2 घंटे में कर सकता है, दूसरा 1 घंटे में कर सकता है, कोई और है वो आधे घंटे में कर लेगा, तो वो उसकी पावर है कि वो कितनी स्पीड में कोई काम कर रहा है, वो एनर्जी काउंट नहीं होती. But suppose the same amount of work is done in half time, then we then say that the power is twice as much. Define power is equal to work done divided by time taken. If the first does not depend upon time, work over time is equal to F delta X over delta T is equal to FV. यानी ये हमें पता नहीं डिस्टेंस ओवर टाइम जो होता है स्पीड होती है, तो वो है एफ बी. हाँ, बेसिकली पावर स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट आता है, एफ डॉट वी होता है पावर का फॉर्मूला. तो यहाँ पे छोटी सी गलती है, वो भी आप करेक्शन कर लें. Therefore, ये अगर आप जस्ट कहें ना मैग्नीट्यूड वाइज जिसमें एंगल भी सेम हो कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तब हम एफ भी लिखते हैं, वरना पावर का फार्मूला एफ डॉट बी होता है. Let's work out an example. A constant force accelerate a bus mass m from speed v1 to speed v2 over a distance t. What work is done by the engine? Engine क्या काम कर रहा है? Recall that for constant acceleration v2 square minus vi square is equal to 2a x2 minus x1. यानी 2as जो है ना वो हमने पढ़ा, हम उसको अब क्योंकि डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है इसलिए x2 minus x1 कर दिया. v2 is the final velocity, x2 is equal to final position, v1 is equal to initial velocity and x1 is equal to initial position. Hence a is equal to, इधर से हम a की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो 2 इंटू x2 माइनस x1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. वही यहाँ पे किया हुआ है, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर ओवर 2d. d जो है वो x2 माइनस x1. Now calculate the work done. W is equal to FT is equal to MAD is equal to M V2 square minus VI square over 2D into D. D से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हाफ MV2 square minus हाफ MV1 square. यानी वर्क डन इस केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो द वर्क डन has resulted in an increase in the quantity half mv square which is kinetic energy. Lecture number 8, conservation of energy. एनर्जी हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये जस्ट अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती. अब हमने पहले इस टॉपिक में पहले लेक्चर में काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था कि ड्यू टू मोशन वो एनर्जी है. इसमें हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी विद रेफरेंस होता है कि एक पोजीशन के लिहाज से क्या है. जैसे आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, mgh, तो इसमें जो एज है वो हाइट है. अब सेम बुक है, जैसे किसी शेल्फ पे कोई बुक पड़ी है, उस शेल्फ के लिहाज से उसकी पोटेंशियल एनर्जी और होगी. अगर आप वो शेल्फ जहां से वो जमीन के लिहाज से उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, उसकी एनर्जी कुछ और होगी. तो पॉइंट टू पॉइंट बुक वही है, उसकी एनर्जी चेंज करती. यानी पोटेंशियल एनर्जी हमें एब्सोल्यूट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती, जस्ट विद द रेफरेंस हम उसकी बात करते हैं. Potential energy is, as the word suggests, the energy locked up somewhere and which can do work. An object can store energy as a result of its position. Stored energy or position is referred to as potential energy.
पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजीशन पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी हम पोजीशन के लिहाज से उसको बता सकते। इट हैज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, यानी जब वो चीज मोशन में आ जाएगी, जैसे कोई गाड़ी है वो खड़ी हुई है, अब उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, वो काम कर सकती है, उसकी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन कोई ना कोई एनर्जी है, लेकिन जब जैसे ही वो गाड़ी मोशन में आएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। यहाँ लिखा हुआ है आई शोड यू अर्लियर दिस फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, ये हमने न्यूटन लॉ वाले जब चैप्टर पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है इफ यू लिफ्ट अ स्टोन ऑफ mass m from the ground up a distance x, you have to do work against the gravity, यानी हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा ना। कोई चीज जब भी ऊपर की तरफ चीज लेके जाते हैं हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, और जब भी कोई चीज ऊपर से हम छोड़ेंगे नीचे, वो खुद ब खुद नीचे आएगी, हमें छोड़ी हुई चीज को नीचे लेके आने की जरूरत नहीं पड़ती। जो हम अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हैं, चीज को ऊपर लेके जा रहे हैं, वो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी की ही टाइप होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द कांस्टेंट फोर्स इज mg and so w is equal to mgx. By conservation of energy, the work done by you was transformed into gravitational potential energy, whose values is exactly equal to mgx. Where is the energy stored? Energy कहाँ पे stored है? Answer: it is stored neither in the mass or in the earth. It is stored in the gravitational field of the combined system of stone plus earth. Next, suppose you pull a spring and stretch it by an amount x. यानी आपने कोई स्प्रिंग लिया है और उसको थोड़ा सा आपने खींचा है, कोई अमाउंट हमने एक्स लेट कर लिया उसके बराबर, अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होती है जब वो नॉर्मली वैसे पड़ा होता है। हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, अब उसको कैलकुलेट करेंगे। ऑब्वियसली द स्प्रिंग गेट्स हार्डर एंड हार्डर टू पुल इट बिकम लॉन्गर, लेकिन एक लिमिट के अंदर उसको लंबा करना होता है। एक हद से ज्यादा आप उसको कर देंगे, खींच देंगे, तो वो डीफॉर्म हो जाता है, वो वापस अपनी मोशन बैक नहीं जाता। लेकिन उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसकी लिमिट के अंदर रहते हुए जब आप उसको खींचेंगे तो वापस वो अपनी शेप में चला जाता है। When it extended by length x and you pull it up further distance delta x, the small amount of work is dw is equal to f dx is equal to kx dx, यानी इस केस में हमने जो फोर्स है वो kx है। Adding up to the small bits of work gives the total work। यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन लिंक करेंगे तो हमें पता है x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाए। दिस इज द वर्क यू डिड, maybe you got tired of working so hard. What was the result of you working so hard? Answer: this work was transformed into energy stored in the spring. The spring contains energy equals exactly equal to half kx square. Now, next point, kinetic energy obviously depends on the frame you choose to measure it in. If you are running with a ball, it has zero kinetic energy with respect to you. यानी इसकी भी हम डिफरेंट पोजीशन के लिहाज से बात करते हैं, बट समवन, अब कोई वही बाल मेरे लिहाज से बेशक जीरो है उसकी काइनेटिक एनर्जी, लेकिन कोई और देख रहा होगा उसके लिहाज में, बट समवन हु इज स्टैंडिंग विल इट हैज काइनेटिक एनर्जी। Now consider the following situation: a box of mass 12 kgs pushed with a constant force so that, यहाँ so that दो दफा लिखा है, एक दफा आना है। Its speed goes from 0 to 1.5 meter per second as measured by the person at rest on the cart, and it covers a distance of 2.4 meter. Assume there is no friction.
कोई फ्रिक्शन नहीं। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 13.5 जूल आएगी, क्योंकि ये इसमें हाफ एम स्क्वायर में हमने पुट कर दिया है। एंड देन द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ए की वैल्यू हमारे पास वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2 एक्स एफ माइनस एक्स आई, इसमें भी वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये हमारे पास ये आंसर है। दिस एक्सेलरेशन रिजल्ट फ्रॉम अ कांस्टेंट एट फोर्स एफ इज इक्वल टू एम में, यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की, मैथ हमें गिवन है। ये चीज आ गई हमारे पास फ्रॉम दिस वर्क डन ऑन द क्रिएटिव। और वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमेशा सेम आती है। वर्क डन जो हमने किया वही उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज, और ये आपको यहाँ से नजर भी आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, नाउ सपोज देयर इज समबody standing on the ground and that the trolley moves at 15 मीटर पर सेकेंड relative to the ground। ये ट्रॉली है और ये 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस पॉइंट से लेके आगे तक मूव कर रही है। लेट अस रिपीट द सेम कैलकुलेशन, यानी ऊपर वाली कैलकुलेशन की तरह। डेल्टा के डैश इज इक्वल टू के एफ डैश माइनस के आई डैश इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे वी एफ जो है हमारे पास ये है, या इमेज में दी हुई 16.5, वी आई थी ये, वो पुट किए 284 जूल एनर्जी आएगी। दिस एग्जाम्पल क्लियरली शोज दैट। अब उन्होंने एक चीज यहाँ पे मिस कर दी है बुक वालों ने। इधर देखें, वो कह रहे हैं दिस एग्जाम्पल क्लियरली शोज दैट द वर्क एंड एनर्जी हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट फ्रेम्स, बट उन्होंने उसको कैलकुलेट नहीं किया, वर्क की वैल्यू यहाँ पे निकाली ही नहीं। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ई मैकेनिकल इज, मैकेनिकल एनर्जी हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इफ देर इज नो फ्रिक्शन then E mechanical is conserved. This means that sum does not change with time. For example, a ball is thrown upward at a speed we know. How high will it go before it stops? कहाँ तक जाएगी ये रुकने से पहले? The loss of potential energy is equal to the gain of potential energy. अब यहाँ पे भी मिस्टेक है। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये गलत चीज है। जब पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है। हेंस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच इज, एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर 2 जी। नाउ लुक एट द स्मूथ फ्रिक्शनलेस मोशन ऑफ अ कार ओवर हिल्स बिलो। ये ये हिल्स हमारे पास गिवन है, ये हमने लेट कर लिया है कि ये स्मूथ है, इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ये जो ट्रॉली है या जो कार है इधर से यूं मूव कर रही है, यहाँ से शुरू हुई है, ये पॉइंट ए बी सी को क्रॉस करती जा रही है। Even though the motion is complicated, we can use the fact that total energy is constant to get the speed at the point B, C, D. At point A, half mv square plus mgh is equal to half mv b square plus mgh। वो इसलिए क्योंकि इधर एज की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे फिर इसका मतलब क्या होगा कि इनकी वेलोसिटीज भी सेम होंगी, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। एट पॉइंट सी, हाफ एम बी ए स्केयर प्लस एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम बी सी स्केयर प्लस एम जी एच बाई 2, क्योंकि ये हाइट हाफ है। तो अब यहाँ पे इसका स्पीड का डिफरेंस आएगा, और वो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। अब इन्होंने नेक्स्ट जो पॉइंट डी की बात की है,
यहाँ हमारे पास फिगर जो है वो उसमें कोई पॉइंट डी नहीं है, तो हम पॉइंट डी वाली लाइन नहीं लिखेंगे। हम जस्ट ये चीज यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इस तरह से कि हमने इन दोनों को इक्वल रखा है। हाफ हाफ तो ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा, एम भी कैंसिल हो जाएगा, और ये MGH - MGH/2 भी, हाँ, ये इसको कैलकुलेट करेंगे, बल्कि ये MGH और ये आ जाएगा टोटल। इसको हमने VC के निकालना है, तो ये इधर से स्क्वायर रूट आंसर ले लेंगे। रिमेम्बर दैट, और ये कैलकुलेट करें, इसमें यहाँ पे भी मेरे ख्याल से मिस्टेक है, क्योंकि आप ये देखें ना, हाफ हाफ अगर आप ना भी कैंसिल करें, इधर एक साइड पे इसको ले आए, एक साइड पे इसको ले आए, ये हाफ रह जाएगा। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। Remember that potential energy has meaning only for a force that is conservative. A conservative force is that for which the work done is going from point A to B, is independent of the path followed. यानी फोर्स जो होती है वो कंजर्वेटिव भी होती है, नॉन कंजर्वेटिव भी होती है। नॉन कंजर्वेटिव में हम वो कहेंगे जब पाथ फॉलो जो किया जा रहा है उसमें वर्क डन की वैल्यू चेंज हो रही है, अगर वो डिपेंडेंट है तो वो नॉन कंजर्वेटिव है। फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, and a potential energy cannot be defined. For a conservative force, F is equal to minus dV over dx. So for a spring, V is equal to half kx square, and so F is equal to minus kx. Derivation of F is equal to minus dV over dx. If the particle moves from distance delta x in a particular potential V, then change in potential energy is delta V, where delta V is equal to minus F dx. From this, F is equal to minus dV over dx. Now let delta x approaches to 0. Hence, F is equal to minus limit delta x approaches to 0. Delta V over delta x is equal to minus dV by dx. यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब बखूबी दिया जाएगा इंशाल्लाह। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें। अल्लाह।